ये स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नियरर है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर के नोट्स बनाते हुए उसको एक्सप्लेन करने की ट्रिक को यूज़ किया है। तो देखिए, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेयर वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर विद द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इटसेल्फ। क्या होता है रिप्रोडक्शन? The production of new organisms from the already existing organism of the same species is known as reproduction। कि कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जो पहले से एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से जन्म लेता है, यानी पहले से जो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है उसी से जब एक नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है या कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, तो उसी प्रोसेस को बेटे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंस क्या हैं? तो सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इंश्योर कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इसी की वजह से जो लाइफ है वो अर्थ पर पॉसिबल है, यानी अर्थ पर लाइफ की जो कॉन्टीन्यूटी है, इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ऑन द अर्थ। किसी भी स्पीसीज़ का अर्थ पर सर्वाइवल मेंटेन है, वो भी इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, वो भी सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की वजह से पॉसिबल है। अब आता है आपके सामने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन के क्या मेन मोड्स हैं। तो बेसिकली देर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज़ द एसेक्सुअल मोड, अनदर वन इज़ द सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction, the production of a new organism from a single parent without the involvement of sex cells is known as asexual reproduction। तो asexual reproduction क्या होता है? कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स, यानी सेक्स सेल्स की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी गैमेट्स की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स जनरेट होता है, तो उसी को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। After that, there is a sexual reproduction, the production of new species from the parent by making use of their sex cells। तो कोई भी जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है बाय द पेरेंट्स, यानी फ्रॉम द पेरेंट्स, तो कहते हैं बाय द यूज़ ऑफ देयर सेक्स सेल्स। जब उनके गैमीट्स, उनके सेक्स सेल्स का यूज़ होता है, तो उसी से जब एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, हम कहेंगे उसे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ जस्ट सी फ्रॉम द CBSE पॉइंट ऑफ व्यू, द डिफरेंस बिटवीन सेक्शुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। ये CBSE में 2 मार्क्स में आपके सामने डायरेक्ट एक क्वेश्चन होता है कि आइदर द क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन दिस फॉर्म कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताइए, या तो इस तरीके से आपके सामने हो सकता है, या तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 फीचर्स लिखिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 फीचर्स लिखिए। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस को हम देखिए सेम फॉर्मेट से क्लियर कर सकते हैं। फर्स्टली वी विल सी द डिफरेंस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, एसेक्सुअल में क्या होता है? ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, मीन्स इट इज़ मोनोपेरेंटल इन नेचर। ये अपने नेचर में मोनोपेरेंटल होता है, यानी सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, मेल और फीमेल सेपरेट इसमें नहीं होता। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 2 पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा 2 पेरेंट्स की नीड होती है, वन इज़ द मेल ऑर्गेनिज्म, अनदर वन इज़ द फीमेल ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म। Then again, in case of asexual reproduction, no sex cells और gametes are involved। इसमें कोई sex cells और कोई gametes की कोई involvement नहीं होती। Whereas in case of sexual reproduction, the sex cells और the gametes are always involved। यानी कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, कैसे बनेगा? तो कहता है बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर फ्यूजन जो है, फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स इज मस्ट। देन द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, कि गैमेट्स का कोई फ्यूज़न नहीं होता। और कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। कि फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स हमेशा क्या बनाता है? एक नई सेल बनाता है, विच इज़ कॉल्ड एज अ जाइगोट। उसी को हम जाइगोट कहते हैं। तो देखिए, बेसिकली शॉर्ट में एक बार दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज़ मोनोपेरेंटल इन नेचर। यहाँ पर सिंगल पेरेंट होता है, ना कोई मेल होता है ना कोई फीमेल होता है। बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स आर नीडेड। तो दैट्स वाई व्हाट वी से इट इज़ बाई पेरेंटल इन नेचर। ये अपने नेचर में बाई पेरेंटल होता है।
फिर नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कोई सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वेयरएज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बेटा सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। मेल बॉडी में मेल सेक्स सेल जनरेट होती है और फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स सेल जनरेट होती हैं। तो दोनों का जब आपस में फ्यूज़न होता है देन दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जाइगोट बनता है, वेयरएज इन ए सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नो जाइगोट इज़ फॉर्म्ड। यानी हम एक और मेन डिफरेंस बता सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, वेयरएज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो देखिए बेटे, अब हमारे सामने है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना तो सेक्स सेल्स बनती हैं ना ही वो आपस में फ्यूज़ होती हैं, यानी फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट टाइप है इट इज़ फिजन। In the process of fission, a unicellular organism split or divide into two or more new organism। कि जनरली फिजन में क्या होता है कि एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यानी सिंगल सेल से बना हुआ कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये स्प्लिट कर जाता है, डिवाइड कर जाता है इनटू टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स बनाता है। अब फिजन जो है ये फर्दर टू टाइप्स का होता है, वन इज़ द बाइनरी फिजन, अनदर वन इज़ द मल्टीपल फिजन। तो देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन जनरली क्या होता है, व्हेन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म, कि जब भी पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है ये दो नए ऑर्गेनिजम्स में स्प्लिट अप होता है तो इसे हम कहेंगे बाइनरी फिजन। वेयरएज इन केस ऑफ मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म, कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो से ज़्यादा नए ऑर्गेनिजम्स में टूट जाता है या डिवाइड कर जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड टू बी द मल्टीपल फिजन। तो देखिए बाइनरी फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो नए ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड करता है और मल्टीपल फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड करता है एट द सेम टाइम। देन फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बाइनरी फिजन, अब बाइनरी फिजन में एग्जाम्पल दिखाया गया है अमीबा। बाइनरी फिजन इन अमीबा, फिजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन, यानी अमीबा में जो फिजन है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है, जरूरी नहीं है वो हॉरिजॉन्टल वे में हो, वर्टिकल हो, तो किसी भी प्लेन में वो हो सकता है। तो देखिए पहले सिंगल अमीबा है, धीरे धीरे सबसे पहले जो डिवीज़न होती है वो साइटोप्लाज्म में डिवीज़न होती है, आफ्टर दैट न्यूक्लियस में डिवीज़न होती है और फाइनली डीएनए भी डिवाइड कर जाता है और दो अमीबा बन जाते हैं, तो इसी को कहते हैं बाइनरी फिजन। देन आफ्टर दैट देयर इज़ मल्टीपल फिजन इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं तो मल्टीपल फिजन किस में होता है, इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम। देन आफ्टर दैट सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन इज लश्मानिया। लश्मानिया में भी होता है बेटे बाइनरी फिजन। फिजन टेक्स प्लेस इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन, कि इसमें जो फिजन होता है लश्मानिया में जो फिजन होता है ये पर्टिकुलर एक प्लेन में होता है, ऐसा नहीं कि ये सभी डायरेक्शंस में हो सकता है एज इन केस ऑफ अमीबा, क्योंकि अमीबा में क्या था ये किसी भी प्लेन में हो सकता था, बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट द लश्मानिया, जब हम लश्मानिया के बारे में बात करते हैं तो ये एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन एक पर्टिकुलर प्लेन में ही होता है। तो देखिए बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि बाइनरी फिजन में ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है टू न्यू ऑर्गेनिजम्स में, ओनली टू न्यू ऑर्गेनिजम्स में जब डिवाइड करता है कोई भी एक ऑर्गेनिज्म देन इट इज सेड टू बी बाइनरी फिजन। और जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड करता है देन इट इज़ कॉल्ड टू बी मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल हमारे सामने है अमीबा और मल्टीपल फिजन का एग्जांपल हमारे सामने है बेटे प्लाज्मोडियम। तो देखिए जब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो प्लाज्मोडियम पे 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि मलेरिया कोजिंग पैरासाइट का नाम बताइए। तो मलेरिया कोजिंग पैरासाइट कौन है, इट इज़ प्लाज्मोडियम। यू विल मेक अ टिक ऑन द प्लाज्मोडियम इटसेल्फ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और इंटरनल क्वेश्चन बेटे यहाँ पर बनता है जो सीबीएसई बहुत बार पूछता है कि मल्टीपल फिजन किस केस में होता है। तो देखिए मल्टीपल फिजन जब भी होता है, मल्टीपल फिजन अकर्स समटाइम्स इन अमीबा ऑल्सो, अमीबा में भी बहुत बार मल्टीपल फिजन हो जाता है। तो मल्टीपल फिजन जनरली होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, जब भी जो एनवायरनमेंट की कंडीशंस रिप्रोडक्शन को फेवर नहीं कर रही होती, जब भी कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, तो इस केस में क्या होता है कि अमीबा अपने ऊपर एक सिस्ट डेवलप करता है, एक कवरिंग डेवलप करता है और उस कवरिंग के अंदर अमीबा कॉन्टिन्यूसली रिप्रोड्यूस करता रहता है
और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो फेवरेबल कंडीशंस आने पे क्या होगा कि जो सिस्ट है, जो आउटर कोट है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक साथ जब बहुत सारे अमीबा रिलीज में होंगे दैट इज कॉल्ड टू बी द मल्टीपल फीजन। तो मल्टीपल फीजन जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि अमीबा मल्टीपल फीजन को कब फेवर करता है तो आप बताएंगे कि अमीबा में मल्टीपल फीजन होता है अनफेवरेबल कंडीशंस के ड्यूरिंग। सो दिस इज एन इंटरनल क्वेश्चन फॉर सीबीएसई। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ a simple organism into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism is called to be the fragmentation। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या है कि ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म, किसी भी सिंपल ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ब्रेक डाउन होना इनटू टू और मोर पीसेस, जब वो दो या दो से ज़्यादा पीसेस में डिवाइड कर जाता है ऑन गेटिंग मेच्योर, जब वो मेच्योर हो जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म और जब वो दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज में पार्ट्स में टूट जाता है। ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज टू फॉर्म ए कम्प्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, और जितने भी पार्ट्स में वो टूटा था, जितने भी पीसेस में ऑर्गेनिज्म ने डिवाइड किया था, तो हर पीस अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बन के डेवलप होता है। देन इट इज कॉल्ड टू बी द फ्रेगमेंटेशन। मीन्स देखिए फ्रेगमेंटेशन हेयर, फ्रेगमेंट का मतलब होता है बेटे टुकड़ा। तो बॉडी के जितने भी टुकड़े हुए, हर कोई टुकड़ा अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बन के जब डेवलप हो रहा है तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो जनरली फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन केस ऑफ स्पाइरोगेरा। जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये होता है इन केस ऑफ स्पाइरोगेरा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फीजन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो देखिए फीजन में भी जितने टुकड़े हुए उतने ही नए ऑर्गेनिज्म बने, और फ्रेगमेंटेशन में भी ऐसा ही हुआ कि बॉडी जितने भी पीसेस में डिवाइड हुई उतने ही नए ऑर्गेनिज्म बने। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि फीजन अकर्स इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वेयर एज द फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कि फीजन जो होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, वेयर एज द फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर के केस में होता है। आफ्टर दैट देर इज द नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज रीजनरेशन। तो देखिए जैसा कि नेम इंडिकेट करता है रीजनरेशन, कि दोबारा से जनरेट होना, किसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो देखिए क्या कहलाता है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी भी बॉडी पार्ट से, जब कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करे, उसका कोई बॉडी पार्ट उसमें से सेपरेट हो जाए और उस बॉडी पार्ट से जब अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटे रीजनरेशन। तो देखिए किसी भी बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहेंगे रीजनरेशन। एंड रीजनरेशन अकर्स मोस्टली इन केस ऑफ हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ये हाइड्रा के केस में होता है और प्लेनेरिया के केस में होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे बेटे बडिंग। नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास आता है बडिंग। तो देखिए बडिंग, बड क्या होता है, एन आउट ग्रोथ फ्रॉम द बॉडी। कि जब बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एक आउट ग्रोथ निकल के आए, एक आउटर स्ट्रक्चर डेवलप हो और वो स्ट्रक्चर ही धीरे धीरे ग्रो करके अपने आप में एक नया इंडिविजुअल, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे बडिंग। तो देखिए अब देखते हैं इसको हम डिटेल में। इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट एज अ बड। तो देखिए हियर द बड इज गेटिंग produced from the body and that bud itself grows slowly। यानी धीरे धीरे वो बड ही अपने आप में ग्रो करता है, और जब वो बड ग्रो हो करके अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो ये कहता है इट गेट्स डी अटैच्ड फ्रॉम द मेन बॉडी। वो अपने आप को डिटैच कर लेता है, सेपरेट कर लेता है फ्रॉम द मेन बॉडी, और जब वो मेन बॉडी से सेपरेट करता है तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह से बिहेव करता है। तो देखिए बडिंग में शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा कि बडिंग में एक बड एराइज होगा, यानी एक आउटग्रोथ एराइज होगी, और वही आउटग्रोथ आगे चल करके अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगी, और जब वो अपने आप में एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन चुकी होगी तो वो बड अपने आप को डिटैच करेगा, और डिटैच यानी सेपरेट करेगा फ्रॉम द मेन थैलस, मेन बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन के बिहेव करेगा। तो देखिए बडिंग में हम एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बडिंग इन यीस्ट। तो देखिए बडिंग का एग्जाम्पल क्या आता है, हाइड्रा में भी बडिंग होता है और यीस्ट में भी बडिंग होता है। हाँ तो देखिए बेटे नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड एज द स्पोर्स। कि पेरेंट प्लांट जो होते हैं वो बहुत सारी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है, एंड दोज रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर कॉल्ड टू बी द स्पोर्स। व्हेन द स्पोर्स
case of when the spore case of the plant burst, then the spores they spreads into the air. Means when the sporangium it gets breakdown, जब भी sporangium breakdown होता है तो the spores present inside the sporangium they spreads into the air. When these airborne spores they land on the food or soil under the favorable conditions like damp or warm conditions, they germinate and produces a new plant. तो कहता है देखिए जब भी ये जो airborne spores होते हैं whenever they land on the particular सबस्ट्रेट, जब वो किसी भी सबस्ट्रेट पर जा कर के लाई करते हैं तो दे यूज़ टू जर्मिनेट ओवर देयर, वो उसी के ऊपर जर्मिनेट करके अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं. तो इट हैपन्स मोस्टली इन केस ऑफ राइजोपस. इट डजेंट हैपन ओनली इन केस ऑफ राइजोपस. राइजोपस में ही नहीं, म्यूकर ऑल्सो, अगेरिकल्स ऑल्सो, फंगी की सभी वेराइटीज़ में जो भी फंगी की अलग अलग स्पीसीज़ हैं उन सब में क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन मेथड ही यूज़ होता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो देखिए एज द नेम इंडिकेट वेजिटेटिव प्रोपेगेट कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इटसेल्फ ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट. कि जब भी प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट अपने आप में एक नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता है तो दैट इज कॉल्ड टू बी द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओल्ड प्लांट्स. कि जो भी एग्जिस्टिंग प्लांट्स होते हैं उन्हीं की बॉडी पार्ट्स को यूज़ करके, यानी उन्हीं के पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ करके सच एज द स्टेम, रूट, लीव्स, उन सबका यूज़ करते हुए जब अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो किया जाता है विदाउट द हेल्प ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यानी फ्लावर और सीड की इसमें कोई हेल्प नहीं ली जाती. तो प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो क्या है, फ्लावर एंड द सीड, तो उनकी कोई हेल्प नहीं दी जाती. ओनली एंड ओनली वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर इन्वॉल्व. तो जब भी किसी वेजिटेटिव पार्ट को इन्वॉल्व करके अपने आप में एक नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट ग्रो कर लिया जाता है तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जनरली दो तरह का होता है. वन इज द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अनदर वन इज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो देखिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि बड प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस अलोंग विद द लीफ मार्जिन ऑफ द ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट इटसेल्फ. तो देखिए व्हेन द न्यू प्लांट ग्रोज नेचुरली, अपने आप से नेचुरली जब कोई नया प्लांट ग्रो करता है, जैसा कि यहाँ ब्रायोफाइलम लीफ के ऊपर दिखाया गया है कि नए प्लांट्स लीफ नोचेस में ही ग्रो कर जाते हैं और वो प्लांट्स जब नीचे सॉइल को टच करते हैं तो वहीं पे उनकी रूट्स बन जाती हैं और रूट्स बन जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप में इंडिपेंडेंट प्लांट्स होते हैं. देन इट इज़ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो देखिए कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड. कि बहुत सारे नए प्लांट्स उगा लेना किसी एक प्लांट से ही, बट बाय द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. इसमें ह्यूमंस की अपनी एक अच्छी इन्वॉल्वमेंट होती है. फॉर एग्जांपल हमने अपने खेतों में देखा होगा कि शुगर केन, रोज़, जैस्मिन, ये कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जो हम अपनी सराउंडिंग में भी नोटिस करते हैं. कि शुगर केन में जनरली क्या किया जाता है कि शुगर केन बार को यानी स्टेम ऑफ द प्लांट, जो स्टेम होता है प्लांट का, उसी को पीसेस में कट किया जाता है एंड आफ्टर दैट इट इज़ ग्रोन इनटू द सॉइल. उसी को ज़मीन के अंदर उगा दिया जाता है और फिर से बहुत सारे इंडिपेंडेंट प्लांट्स उसी से जनरेट होते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं. तो इट इज़ कॉमनली देर आर 3 मेथड्स. यहाँ पर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कॉमन 3 मेथड्स हैं. वेरी फर्स्ट इज कटिंग, देन लेयरिंग, देन ग्राफ्टिंग. कटिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व कटिंग अ पीस ऑफ द प्लांट एंड रूटिंग इट टू प्रोड्यूस द न्यू प्लांट. यानी किसी प्लांट की एक कटिंग ले ली और उसी को ज़मीन में लगा दिया, वहीं पर उसकी रूट्स बनकर डेवलप हो गई और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कटिंग. कटिंग से जब एक नया प्लांट बना लिया जाता है. देन आफ्टर दैट लेयरिंग. तो कहते हैं इट इन्वॉल्व कवरिंग द ब्रांचेज ऑफ द प्लांट विद द सॉइल एंड देन कटिंग इट. यानी क्या होता है कि ब्रांचेज ऑफ द स्टेम दे आर कवर्ड विद द सॉइल और जब वो धीरे धीरे उसके अंदर जब रूट्स डेवलप हो जाती हैं तो उनको वहाँ से कट कर दिया जाता है और फाइनली क्या होता है कि उनको एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन के ग्रो कराया जाता है. After that there is the grafting. It occurs only when 2 different plant stems are joined. यानी 2 different plant stems को जब join किया जाता है, stalk and squine method भी हम इसे कहते हैं, they grow as a single plant. यानी दोनों plant finally आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक नया plant बन करके वो behave करते हैं. तो that method is called to be the grafting. तो देखिए बेटे आपके सामने अभी स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को
फुल्ली एक्सप्लेन किया गया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मोस्टली यहाँ पर सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, कितने टाइप होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है कि जब भी किसी मेन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को लेकर के ही कोई नया प्लांट उगा लिया जाए तो प्रोसेस कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये दो तरह का होता है, वन इज़ द नेचुरल, अनदर वन इज़ द आर्टिफिशियल। देखिए बेटे, नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ टिश्यू कल्चर। जनरली ये एनसीईआरटी में कहीं पर भी नहीं है, एनसीईआरटी इसे कवर नहीं करता है, लेकिन एक्स्ट्रा बुक्स में ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। देखिए, टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी प्लांट बॉडी से ही कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को निकाला जाता है, यानी एक पर्टिकुलर टिश्यू को निकाला जाता है, विच इज़ प्लेस्ड इन एन आर्टिफिशियल मीडियम। फिर उसे आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है। आर्टिफिशियल मीडियम में जब वो धीरे धीरे ग्रो करता है, हल्का सा ग्रो करने के बाद हम उसे कैलस कहते हैं। तो कहता है कैलस इज़ नाउ ट्रांसफर टू ए मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स। अब कैलस को एक ऐसी मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हॉर्मोन्स, जो उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। देन इट अराइज इनटू अ प्लांटलेट, और धीरे धीरे ये अपने आप में एक प्लांटलेट की तरह से शो हो जाता है, यानी उसकी छोटी छोटी लीव्स बनने लगती हैं, छोटी छोटी रूट्स बनने लगती हैं। तो आफ्टर दैट प्लांटलेट इज प्लेस्ड इनटू द सॉइल, और फिर उसे ज़मीन के अंदर उगा दिया जाता है, यानी मिट्टी के अंदर उसे उगा दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक मैच्योर प्लांट बन के बिहेव करता है। तो देखिए, टिश्यू कल्चर में बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज़ द टिश्यू, देन इट इज़ द कैलस, देन प्लांटलेट, एंड आफ्टर दैट इट इज़ अ मैच्योर प्लांट। अब आता है हमारे पास छोटा सा टॉपिक विच इज़ कॉल्ड टू बी डीएनए। डीएनए क्या होता है? द फुल फॉर्म इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। द इंडिविजुअल प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर सिमिलर टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। कह रहा है जो भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन प्रोसेस से जितने भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, और एक दूसरे से तो सिमिलर होते ही हैं, वो अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर होते हैं। दिस सिमिलैरिटी अकर्स बिकॉज ऑफ डीएनए। और ये जो सिमिलैरिटी आती है बेटे, इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ डीएनए। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपिंग टेक्स प्लेस। रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग डीएनए को हमेशा कॉपी करता है। हाउएवर द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, कि जो डीएनए कॉपिंग का प्रोसेस है, ये अपने आप में 100% कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। बट दीज इनएक्यूरेटीज ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग लीड्स टू द वेरिएशंस। और ये जो इनएक्यूरेसीज होती है ना, कि जब भी एक्यूरेटली ये अपने आप को कॉपी नहीं करता, डीएनए अपने आप को कॉपी नहीं करता, तो ये जो अल्ट्रेशंस आती हैं, इन्हीं अल्ट्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होती हैं? द डिफरेंसेस प्रेजेंट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। जब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस जो प्रेजेंट होते हैं, दोज आर कॉल्ड टू बी द वेरिएशंस। अब कहते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? कि इट हेल्प द स्पीसीज टू सर्वाइव इवन इन द एडवर्स एनवायरनमेंट। वेरिएशन का सबसे जो मेन बेनिफिट है वो क्या है, कि किसी भी स्पीसीज को ये बुरे से बुरे एनवायरनमेंट में, एडवर्स एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में बेटे हम ट्राई करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन विच इज़ सेक्शुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दैट्स मच एनफ। आई थिंक आप लोग सभी मेहनत कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Good luck for your exams, and please do good efforts.